आज का टॉपिक यस सर। आज का टॉपिक है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजर जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में। देखिए आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में नील बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। तो आप को ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो या आपका लेजर फिजिक्स हो, इनमें नील बोर के एटॉमिक मॉडल का बहुत बड़ा रोल है ना? नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस है, आधार है इन सब चीज़ों के आविष्कार का। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो उसमें मैं थोड़ा-सा और आगे आपको दोबारा रिवाइज़ करा रहा हूँ कि देखो एटम क्या होता है। एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत टिनी पार्टिकल होता है ना? जिसके द्वारा जो मेटल की या मैटर की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहला तो पॉइंट ये आप लोग नोट करके रखो, है ना? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, आपको पता है कि एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है। पहला होता है आपका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? और नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं तीसरा पार्टिकल, है ना? और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, है ना? और वही उसी के अपोजिट इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19 कूलाम, है ना? और जो थर्ड पार्टिकल है वो होता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो पूरी तरह से उदासीन होता है, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है ना? तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आवेश है लगभग बराबर है। केवल इनका जो चार्ज की जो पोलैरिटी है वो केवल डिफरेंस है, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बैलेंस बनता है ना? और इस बैलेंस की वजह से ही आपका जो एटम होगा वो एटम पूरी तरह से न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल एनर्जी ना लगाई जाए, है ना? तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और इंटरमीडिएट में भी ये चीज़ था, है ना? तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को थोड़ा-सा इसमें अगर पूछना हो तो इसमें यहाँ पर पूछ सकता है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में आवेश डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछ सकता है मुझसे। ओके, तो इसमें आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि जो नाभिक होता है ना? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, है ना? जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और साथ ही दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना? तो इनकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है ना? इस ऑर्बिट में क्या होता है कि ये लगातार चक्कर लगाते हैं और उसमें इनकी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है ना? चलते हैं हम लोग आगे स्लाइड में। लेकिन आप ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स में, है ना, कोई बाहरी एनर्जी जब दी जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अपनी उस ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते हैं, उस ऑर्बिट से वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, है ना? जैसा कि ये फिगर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिगर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया गया है। इसमें केंद्र में एक नाभिक दिखाया गया है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, है ना? और उसके बाहर ये जो सर्कुलर या वृत्ताकार ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है, ये है कक्षाएं या ऑर्बिट, है ना? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं और इन ऑर्बिट को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो पहला जो ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाहरी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? तो ये सेमीकंडक्टर में भी हम लोगों ने यही सिद्धांत पढ़ा था, आप लोगों को ये पता है
कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है और दूसरी कक्षा से जब पहली कक्षा में वापस आता है, तो वह एनर्जी को उत्सर्जित करता है ना? तो ये जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल सेमीकंडक्टर और यही प्रिंसिपल लेजर के लिए एप्लीकेबल है। अब चूंकि लेजर प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रकाश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है उसको हीट और लाइट दोनों के रूप में उत्सर्जित करता है ना? तो हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग हीट की बात कर रहे थे, और यहाँ पर लेजर में हम लोग लाइट की बात करेंगे, है ना? तो हम लोग पढ़ते हैं, पहले पॉइंट हम लोग लेते हैं, आपको जैसे लिखा हुआ है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा दी जाती है, तो वो क्या करता है कि एक एनर्जी लेवल से, है ना, ये आपका N1 एनर्जी लेवल से वो जंप कर जाएगा N2 एनर्जी लेवल पर, ठीक है? और इसमें आपको ये भी पता है कि दूसरी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकता है ना? उतने सेकंड पर रुकने के बाद वो तुरंत क्या करेगा कि N2 से N1 में आने लगेगा। तो बीच का ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो कहलाता है, ये होता है एनर्जी गैप, है ना? तो इस एनर्जी गैप में ही वो क्या करेगा कि जो उसके पास जो अतिरिक्त एनर्जी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया था, उसको जो है लाइट और हीट के रूप में उत्सर्जित करेगा, है ना? तो ये जो लाइट है, इस लाइट का यूज ही हम लोग लेजर के लिए यूज करेंगे, ठीक है? और ये जो एनर्जी जो कहलाएगी, ठीक है, ये एनर्जी कहलाएगी क्वांटा, है ना? ये क्वांटा शब्द आपको सभी को याद रखना है ना? ये क्वांटा क्वांटम से बना हुआ है, क्वांटम का एक सिद्धांत है जिसमें फोटोन के बारे में वर्णन किया गया। और फोटोन क्या होते हैं? वो एनर्जी पॉकेट्स होते हैं, है ना? ये इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे इस पाथ में उत्सर्जित होने वाली ये ऊर्जा, ये कहलाती है फोटॉन, ठीक है? और इसको क्वांटम फिजिक्स में बताया जाता है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ मैंने कि द वैल्यू ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ एनर्जी लेवल। मतलब N2 और N1 की जो एनर्जी है ना, इसका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका क्वांटा। और वही जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस लाइट और हीट के रूप में उत्सर्जित होगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वहाँ पर दोबारा पूछ सकता है। रवि? यस सर, आ गया। अच्छा, हाँ, चल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप भी पूछ सकते हैं। सर थर्ड लाइन बता दीजिए। अच्छा, थर्ड लाइन आपकी जो क्वांटा है ना, क्वांटा, देखो क्वांटा है, क्वांटा क्या है कि क्वांटा एक नाम है ना? ये नाम दिया गया है उस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है जब वो अपनी इनिशियल ऑर्बिट में आता है ना? तो ये जो बीच का ये जो पाथ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस पाथ में जो एनर्जी उत्सर्जित की जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो एनर्जी ही क्वांटा कहलाती है, ठीक है? उसको एक नाम दे दिया गया है क्वांटा, ठीक है? चलो, यस सर। हाँ, ये बहुत ही सिंपल मैं लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। एक्चुअल में ये क्वांटम फिजिक्स से आता है, ये क्वांटम फिजिक्स में इसके बारे में बहुत बृहद वर्णन किया गया है, बट आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर ये केवल इस क्वांटा नाम को ही इम्पोर्टेंस देना है। और दूसरा ये क्वांटा जो है, ये फॉरबिडन गैप में उत्सर्जित होने वाली एनर्जी है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और किसी को अगर कोई समझ में तो ना, फोटोन, हाँ, फोटोन फोटॉन, देखो फोटॉन क्या होता है कि जब N2 एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी कक्षा में वापस आएगा, है ना, तो इस फॉरबिडन गैप में जहां पर वो एनर्जी उत्सर्जित कर रहा होगा, वो इस गैप में वो इलेक्ट्रॉन फोटॉन कहलाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? फोटॉन एक एनर्जी का यस पॉकेट है ना? और जब वो दोबारा अपनी यस सर। प्रारंभिक कक्षा में आ जाएगा तो वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। केवल इस एनर्जी गैप में वो फोटॉन कहलाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, और कंचन बेटा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हो यहाँ पर। मीन्स सर जब तक वो ट्रैवल करे तब तक वो फोटोन है, हाँ, जब किसी बिल्कुल। ऑर्बिट पे पहुंच गए तो वो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। हाँ, हाँ, जब तक वो ट्रेवल करेगा, जब तक वो एनर्जी का उत्सर्जन करेगा, तब तक वो फोटॉन कहलाएगा, यस सर। ठीक है? और जैसे ही वो अपनी कक्षा में आ जाएगा
और वहाँ पे जाके स्टेबल होकर घूमने लगेगा, वो दोबारा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसकी एनर्जी दोबारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगी, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जब तक उसकी एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा होगी तब तक वो प्रोटॉन कहलाएगा, क्योंकि उस समय वो क्या करेगा, एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा होगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। सर हाँ सर जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बढ़े तब भी फोटोन कहलाएगा और न्यूक्लियस से दूर जाए तब भी फोटोन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें होता क्या है कि आपने 13 यानी मीन्स एनर्जी एनर्जी लूज भी कर रहा है तब भी फोटोन, एनर्जी गेन भी कर रहा है तब भी फोटोन। नहीं, एनर्जी गेन जब तक करेगा तब तक वो अपनी प्रारंभिक कक्षा में ही रहेगा। प्रारंभिक कक्षा में जब तक उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिल जाती है तब तक वो प्रारंभिक कक्षा में रहेगा। जैसे ही ये एनर्जी उसको मिलेगी वैसे ही N1 का जो आकर्षण फोर्स है ना, वो आकर्षण फोर्स इलेक्ट्रॉन में लगना खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब चूंकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में मूव करता है ना, तो क्या हो जाएगा कि जब उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि N1 के द्वारा लगाया जाने वाला जो आकर्षण फोर्स है ना, जब वो आकर्षण फोर्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी अपर कक्षा में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र पूर्वक मोशन करने लगेगा। ठीक है, और जब अपर कक्षा में जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा, फिर वहां पे 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा और दोबारा वापस अपनी कक्षा में आएगा, और इस बीच के पाथ में वो अपनी पूरी एनर्जी, जो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, इसको पूरी तरह से लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये इस केस में यहाँ इस N1 से N2 में जाने और N2 से N1 में आने के बीच के रास्ते में वो फोटोन कहलाएगा, और जैसे ही वो अपने N1 कक्षा में आ जाएगा और यहाँ पर स्थित हो जाएगा वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। तो चलो म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आप देख रहे हैं ये इक्वेशन लिखी हुई है ना। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर इक्वेशन से आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हायर एनर्जी लेवल E2 से जब लोअर एनर्जी लेवल E1 में आता है ना, तो उस केस में जो उत्सर्जित होने वाली जो एनर्जी है ना, वो कौन सी एनर्जी होगी, E2 - E1 बराबर h न्यू। ठीक है, ये न्यू का साइन है, न्यू का साइन जनरली मिलता नहीं है इसलिए मुझे v लिखना पड़ा है, h न्यू है ये। ठीक है, और न्यू की जो वैल्यू है वो होगी आपकी E2 - E1 बटे v, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप अपने बुक से भी देख सकते हैं इसको, है ना। बुक में आपको काफ़ी अच्छे से साइज सिंबल बना हुआ है ना, सिंबल मिलता नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये देखेंगे जो एच न्यू है, ये एक्चुअली क्या है, ये प्लैंक के सिद्धांत से आया। प्लैंक का सिद्धांत आप किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? किसी ने प्लैंक का सिद्धांत अगर पढ़ा हो तो बताएं मुझे। रवि, आवाज आ रही है ना मेरी? अरे कोई नहीं बोला, क्या बात है? कंचन, यस सर, आवाज आ यस रही है। सर, अरे तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़े थे सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो चलो देखो, इसमें जो प्लैंक कांस्टेंट है, ये जो एच देख रहे हैं ना आप, एच, ये एच आपका प्लैंक नियतांक है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, और जो आपका जो v है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपना जो एनर्जी लेवल है, जो ये है ना आपका N2 से N1 में आता है। ठीक है, तो वो है आपकी वेलोसिटी, जिस वेग से आता है ना। तो N2 के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी E2, और N1 के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी E1। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग जब E2 से, जब हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल को जब माइनस करेंगे तो जो एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी जो है आपकी इक्वल होगी किसके, प्लैंक नियम के, प्लैंक कांस्टेंट से के। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअल में जो फार्मूला होता है, आपको मैं फार्मूला दिखाता हूँ कैसे होता है फार्मूला इसका, ये आपकी बुक में भी होगा, आप देखो इसके लिए, है ना, इसको पढ़ना जरूर आप लोग। इसमें सर इसकी हाँ, सर इसकी कोई वैल्यू होती है ना, 6.25 × 10⁻25 यस -25। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एच की वैल्यू होती है, एच की।
ठीक है, वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ी Yes. होगी। हाँ, और जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है MVR इक्वल टू NH, ठीक है, अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये होता है ना। तो ये जो होता है, ये जो MVR होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है प्लैंक रूल के। तो जब तक ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है तब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अपनी ही कक्षा में घूमेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अपर एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है, एनर्जी है, वो होगी E2 और लोअर की एनर्जी वैल्यू होगी, एक माना है हमने E1, ठीक है, E1 है ना, ये E2 है ना, ये थोड़ा सा बन नहीं पाया है, ये E2 है ना। तो इस केस में जब आप प्लैंक का रूल फॉलो करोगे तो इस केस में क्या होगा कि E2 माइनस आप इसको E1 करोगे, ठीक है, तब ये इक्वल होगा किसका, h न्यू, ठीक है, h न्यू, जो बाद में NH/2 पाई को इक्वल होगा। तो जब ये एनर्जी जब माइनस करोगे जब, तो उस केस में जैसे ही ये इक्वल टू h न्यू होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन आपकी इस कक्षा में आकर रोटेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है NH/2 पाई इक्वल टू होता है MVR, और MVR होता है किसी स्पेसिफिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ यहाँ पे? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जैसे क्लियर है। हाँ, इस केस में जो आपका जो R है ना, ये R है क्या, ऑर्बिट की रेडियस। ये मैं दोबारा इस चीज को मतलब आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, है ना, ये आप लोगों ने काफी पहले पढ़ा होगा। ये है R है इसकी रेडियस, ठीक है, V है वेलोसिटी और M है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो फार्मूला है, ये मैंने इसके लिए आपको दोबारा बताया है क्योंकि ये फार्मूला लेजर की प्रिंसिपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा और वापस आके जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल में जाके मूवमेंट करने लगेगा, तो बीच का जो ये फॉरबिडन गैप है, इस फॉरबिडन गैप में उत्सर्जित होने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी कहलाएगी आपकी क्या, फोटॉन, ठीक है, फोटॉन पार्टिकल की तरह काम करेगा, वो एनर्जी कहलाएगी आपकी क्वांटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन, ठीक है। और इसी एनर्जी का जो यूज किया जाता है वो यूज करते हैं हम लोग लेजर में, ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अगर आपका जो है नॉर्मल अपने ऑर्बिट में आ गया तो एनर्जी का उत्सर्जन करना बंद कर देगा ना, क्योंकि उस केस में तो एकदम नॉर्मल कंडीशन में वो क्यों एनर्जी उत्सर्जित करेगा, है ना। इस चीज को हम लोग आगे समझ रहे हैं, आगे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग समझिए इसको। एटम क्या रहता है, जनरली नॉर्मल कंडीशन में एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता है, पहली चीज़ तो ये समझिए। तब तक रहेगा जब तक उसमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दी जाती है ना। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने पर क्या होगा, एटम में एक्साइटेशन की अवस्था आ जाती है ना। एटम क्या हो जाएगा, उत्तेजित होगा। उस केस में क्या होगा कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब आपको जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है, सिंपल सी आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो आपके नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जैसे ही आप ग्लूकॉन डी या कोई दूसरी चीज़ आप पीते हैं तो आपके अंदर एनर्जी फील होती है, और जैसे ही आपको एनर्जी फील होती है वैसे ही आप अपने काम पर लग जाते हैं, है ना। तो वही सेम कंडीशन एटम के लिए है कि एटम में जब तक कोई एनर्जी नहीं दी जाती है बाहर से, तब तक वह एटम सुस्त कंडीशन में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उसको एनर्जी दी जाती है वैसे ही एटम एक्टिवेट होता है, और क्या होता है कि यहाँ जो उसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने जिस कक्षा में रोटेट कर रहे थे उस कक्षा से अपर कक्षा में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ अपर कक्षा में जाकर आपको पता ही है 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुकेंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। 10⁻⁸ सेकंड में रुकने के बाद जैसे रुकेंगे वैसे उसकी एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाएगा और वो क्या करेगा, दोबारा अपनी कक्षाओं में आने लगेंगे,
है ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको दिखाया भी है। ठीक है, और आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट पे लोअर एनर्जी लेवल पर वापसी के दौरान वो जो एनर्जी है वो एनर्जी उत्सर्जित करते हैं किस रूप में? लेजर की हम बात कर रहे हैं, लाइट के रूप में, लेजर की हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हीट और लाइट दोनों के रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेजर की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने लाइट लिया हुआ है ना। तो ये प्रिंसिपल हमने आपको पहले ही बताया हुआ और यहाँ पर भी आपको दोबारा ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, और हमने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लिया हुआ था, है ना, हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात की गई थी। तो हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में और थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो चीज़ मैंने अभी तक बताई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका न्यूनतम ऊर्जा स्तर मूल अवस्था, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा से मूव करता है सुषुप्त अवस्था में, जब तक उसे बाहरी कक्षा से एनर्जी नहीं दी गई थी, पहली चीज। ठीक है, यह आपका मूल एनर्जी लेवल। ठीक, अब इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो -13.6 है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को जो आप बाहरी सोर्स से जब आप एनर्जी देते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो N2 लेवल पर ही जाए, वो उसके ऊपर लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, वो डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी अपने ऊपर अब्जॉर्ब की है ना। तो इस मूल अवस्था को, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में घर है या इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ऑर्बिट है, उसको छोड़कर जिस भी कक्षा, उसके आगे की जितनी भी कक्षाएं होंगी वो सारी कक्षाएं उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेशन ऑर्बिट कहलाएंगी। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो इसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से जंप करे और किधर चला जाए, ये फोर्थ एनर्जी लेवल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बट वहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकेगा, और वहाँ से जब रिटर्न होगा तो इस फोर्थ एनर्जी लेवल से मूल एनर्जी लेवल के बीच में आने में बहुत सारी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, लाइट को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमें कंटिन्यूअस लेजर लाइट मिलती रहेगी, है ना। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी मूल एनर्जी लेवल से केवल सेकंड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो एनर्जी लेवल के बीच में गैप इतना कम होता है कि उस सेकंड्स में एनर्जी उत्सर्जित करेगा और लाइट बंद हो जाएगी, है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा से इसको बताता हूँ, जिसको क्लियर नहीं हुआ पूछ सकता, फ्रैंकली पूछिए आप लोग। चल, आपको बेटा क्लियर हो गया? नहीं सर। अच्छा, नहीं क्लियर हुआ, ओके, चलो फिर से बताते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, हम गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी में मान लीजिए 1 लीटर तेल भरा हुआ है, तो वो गाड़ी आपकी जाती है कितने, अगर 60 का एवरेज देती है तो 1 लीटर में वो 60 किलोमीटर जाएगी। बट अगर उस गाड़ी में हमने 2 लीटर तेल भर दिया तो कितनी जाएगी, 120 जाएगी। तो हमने ज़्यादा फ्यूल डाल दिया ना, तभी तो 120 किलोमीटर गई। सेम वही इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर इलेक्ट्रॉन को आपने ज़्यादा एनर्जी दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अभी तो पहली सेकंड n बराबर 2 तक जा रहा था, लेकिन जब आपने उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी तो n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 कहीं तक जा सकता है। ठीक है, जाएगा, लेकिन 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद वो वापस भी आएगा। ठीक है, तो उस केस में वो एनर्जी कंटिन्यूअस उत्सर्जित करता रहेगा, है ना। ये आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, फंडा बता रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनों से एनर्जी का उत्सर्जन होता है, और इस समय उत्सर्जन के दौरान जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी आप लाइट के रूप में होगी, जिसको आपको लेजर के रूप में यूज करना है। इसको और आगे हम एलिबरेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें मान लीजिए एक ये है आपका नाभिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहर ये पहली कक्षा है ना, उसके बाहर ये दूसरी कक्षा है, ठीक, उसके बाहर ये तीसरी है, ऐसे करके अनंत कक्षाएं हैं बाहर, है ना, ये पूरी अनंत कक्षाएं, ये सारी कक्षाएं हैं आपकी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन को जब आपने, अब चूंकि पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा तो नहीं होता है ना, अब हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो चलो एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो पहली कक्षा मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आपने मान लीजिए कोई एनर्जी E1 दी, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई एनर्जी E1 आपने दी। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी E1 की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस n बराबर 2 तक ही जा पाता है, मान लो एक एग्जाम्पल मान लो n बराबर 2 तक ही जाएगा। ठीक
ठीक है, n बराबर 2 तक ये गया और वहां पर वो क्या करेगा 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद वो वापस आएगा। ये तो सबको क्लियर है ना? आजकल क्लियर है ना बेटा आपको ये चीज? तो Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर आपने क्या किया कि इसी इलेक्ट्रॉन को आपने दे दिया E1 प्लस डेल्टा ई एनर्जी। डेल्टा ई अतिरिक्त एनर्जी है जो E1 से ज्यादा एनर्जी है, मान के चलिए, ठीक है, सॉरी E1 से ज्यादा एनर्जी है ना। तो इस केस में अब चूंकि उसके पास E1 से ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो अब क्या करेगा, अब उसके पास तो एनर्जी E1 से ज्यादा, तो क्या करेगा वो और ऊपर तक जाएगा और हो सकता है कि वो n बराबर 3 तक चला जाए, ठीक है, n बराबर 3 तक चला जाए और n बराबर 3 तक जाने के बाद वहां पर भी वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकेगा, ठीक है, और वहां से वो दोबारा रिटर्न होगा और अपनी इस कक्षा में जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी कौन सी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी बढ़ गई है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस हो गई ना। तो ज़्यादा डिस्टेंस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक ट्रेवल करेगा और ज़्यादा देर तक जब ट्रेवल करेगा तो एनर्जी का उत्सर्जन भी वो क्या करेगा, ज़्यादा देर तक वो एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। क्लियर है यहाँ पर आंचल? Yes, sir. हाँ, तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा देर तक जब उत्सर्जन करेगा तो आपको जो लेजर है वो लेजर भी आपको क्या होगा, ज़्यादा देर तक मिलेगी, बराबर ना, क्योंकि लेजर का जो सिद्धांत वो तो प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित है ना। जितनी देर तक उसको प्रकाश एनर्जी मिलती रहेगी उतनी देर तक वो लेजर आपको मिलता रहेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल इस पोजीशन पे आ जाएगा वैसे ही वो एनर्जी का उत्सर्जन बंद हो जाएगा और आपका लेजर भी बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर अचल? Yes, sir. हाँ, अगर नहीं Yes, क्लियर sir. हुआ है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा पूछ सकता है ना, जिसको भी क्लियर नहीं हुआ दोबारा पूछ सकता है। सर सारे एटॉम से लाइट निकलती है? हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, एटम नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उनको जब बाहरी कक्षा से जब आप एनर्जी देंगे तो वो लाइट और हीट के रूप में उस अतिरिक्त एनर्जी को उत्सर्जित करेंगे, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में शायद फार्मूला है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रूफ है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कंचन आपने यहाँ से देख के बताया है क्या 6.625? चलो ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हम अच्छा चलो ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आप ये है आपका जो पहला एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी है E1 और सेकंड एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी है E2। देखिए इसमें E1 और E2 इसके लिए बार बार आपको बताया जाता है क्योंकि आप एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर आपको वही करने वाला हूँ। जब आप ये समझेंगे तो फ्यूचर में आगे कैसे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और उत्सर्जन करते हैं उसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर इस फिगर में बता दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले के बारे में बात करते हैं, है ना। इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि यदि दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर कितना है, E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा ई हो तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, एच न्यू। तो ये जो डेल्टा ई है, समझिए आप, ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, ये जो पाथ में ट्रेवलिंग जब तक कर रहा था, जब तक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा था तो बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, है ना, ये डिस्टेंस की जो उत्सर्जित होने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी कितनी है, डेल्टा ई। क्लियर है? ये एनर्जी है आपकी डेल्टा ई। यस सर। ठीक है, तो डेल्टा ई होगी किसकी, एच न्यू के बराबर। और एच न्यू ही आपका प्लांक का सिद्धांत है। और एच न्यू क्या है, क्वांटम फिजिक्स में फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो फोटोन की जो एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है वो एच न्यू है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। और एच न्यू जो होती है इक्वल टू होती है एच सी अपॉन लेमडा,
यहाँ पर लेमडा है वो उत्सर्जित होने वाली एनर्जी का वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का की एनर्जी को उत्सर्जित करता है। आपने तरंग दैर्घ्य तो पढ़ा हुआ है ना, प्रकाश लाइट के। अब तरंग दैर्घ्य के बारे में तो आपको सबको पता है ना। तरंग दैर्घ्य मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। जैसे मान लो एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, वेवलेंथ अलग चीज है। वेवलेंथ होती है, हाँ, ये सब वेवलेंथ है। हाँ, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ आपकी ज्यादा है, लेकिन कुछ प्रकाश की जो एनर्जी होती है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये देखिए, अगर इसको हम इससे अगर कंपेरिजन करें, अगर इससे हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कम होगी। ये किसके किसके बीच में होती है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, है ना, वो उसमें क्या होगा कि एक्चुअल में जो आपको उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, वो प्रकाश की जो एनर्जी है वो एनर्जी इस वेवलेंथ पर ही डिपेंड करेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर किसी क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकता है। आंचल बेटा, आपको बताइए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं नहीं, ऐसे मत करो, अगर डाउट है तो पूछ लो दोबारा। यस सर, डाउट है। हाँ बताओ, कहाँ पे डाउट है? तो जब वेवलेंथ के बारे में जो बता रहे थे वही। अच्छा, वेवलेंथ के बारे में। ओके ओके ओके। कंचन, आपको बेटा, आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछो। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, और प्रखर, आपको? क्लियर सर। ओके, देखो, चलो काजल को हम फिर से बताते हैं। देखो बेटा, क्या होता है कि वैसे तो इसमें वेवलेंथ ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, इसको मैं सिंपल से एक लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, इसको एक बार आप खुद भी स्टडी करो। देखो क्या होता है कि उत्सर्जित होने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के रूप में होती है। ये पहली चीज आप देखिए, वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ ये आपका जो फर्स्ट पीक, ठीक है, और सेकंड पीक के बीच की ये डिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में या एक यूनिट टाइम में, ठीक है, चली प्रकाश एनर्जी के द्वारा जो चली गई जो डिस्टेंस है ना, वो उसकी कहलाती है वेवलेंथ। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। ये एक मिनट ये चली, मान लीजिए एक प्रकाश की एक एनर्जी के लिए एक मिनट में वो क्या करती है, केवल एक साइकिल ये कंप्लीट करती है। मान लीजिए, एक मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी टाइप की जो एनर्जी होगी या दूसरी कोई प्रकाश एनर्जी ऐसी हो सकती है जो एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में ये हो सकता है ये 2 साइकिल कंप्लीट कर ले। यहाँ पर ये 2 साइकिल कंप्लीट कर ले, ये 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना। टाइम वही है आपका, 1 मिनट ही टाइम, बट क्या किया इसने, 1 मिनट में 2 बार यहाँ पर ये अप एंड डाउन हो गई। ये देखिए, एक अप, दूसरा अप, पहला डाउन, दूसरा डाउन। तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो क्षमता होगी, ठीक है, वो क्षमता इसकी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी। तो इस तरह क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ से ही उसकी क्षमता का निर्धारण होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर था आंचल? यस सर। हाँ, और इसके बारे यस में, सर। हाँ, इसके बारे में एक बार अपने बुक में भी आप दोबारा पढ़ो, फिर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको लेते हैं, वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्डा बराबर, समझिएगा इसको, एच सी अपॉन डेल्टा ई। और एच की जो वैल्यू है, एच चूंकि प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ ये भी फिक्स होगी, ठीक है। और डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, पहला डेल्टा ई अलग है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि
यहाँ पे डेल्टा ई आपको पता है कि डेल्टा ई वो एनर्जी गैप की एनर्जी है, वो आपको बाद में मिलेगी, वो हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई करके जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12375 इंटू 10⁻10 बटे डेल्टा ई। और जो डेल्टा ई है वो है एनर्जी गैप की एनर्जी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया है कि इलेक्ट्रॉन कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले एनर्जी लेवल से निकलकर अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल तक ही जाए, वो हो सकता है उसके और आगे वाले एनर्जी लेवल तक भी जा सकती है। इसीलिए डेल्टा ई का जो मान है वो मान फिक्स नहीं होगा, वो मान टोटली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के रिटर्निंग के समय किस ऑर्बिट से वो वापस आ रहा है और कितनी एनर्जी वो उत्सर्जित कर रहा है। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। जिसको क्लियर नहीं हुआ दोबारा पूछ ले, मुझे दोबारा इसको बता सकता हूँ। अभी क्लियर है सर। ओके ओके, क्या हुआ? दिल्ली वाला फिर से बताइए कौन वाला? सर, दिल्ली वाला। अच्छा, डेल्टा ई। ओके, हाँ, डेल्टा ई। डेल्टा ई, डेल मत बोलना, इसको डेल्टा बोलना भाई। डेल्टा और डेल में बहुत डिफरेंस है, यस सर। ठीक है। डेल देखो, कंपनी हो जाता हाँ, डेल तो मेरे पास लैपटॉप है। वही सर हाँ कंपनी। वही। चलो हम लोग बात करते हैं, दोबारा बनाता हूँ मैं फिगर। देखो, जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई ये है एनर्जी गैप जो है ना, ये मान लीजिए आपका एक ये है, देखिए ये वो पोजीशन है, ये वो ऑर्बिट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्थित है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इस समय इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? E1, सिंपल E1 है। आपने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पर आपने इसको क्या दिया? एनर्जी दिया, ठीक है। अब वो एनर्जी हो सकता है आप ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आपके द्वारा दी गई कितनी एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए इसने केवल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की कि वो केवल E2 तक ही जा सके, मान लो, एक एग्जांपल मान लो, तो क्या करेगा? E2 तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा और दोबारा अपने प्रारंभिक एनर्जी लेवल पर आकर क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। सिंपल सी बात है, रोटेट करने लगेगा। तो इस केस में भी यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? डेल्टा ई होगी, है ना? समझ रहे? यहाँ पर भी वो डेल्टा ई होगी, क्योंकि हमें पता है डेल्टा ई इस एनर्जी गैप के बीच की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन अपने ट्रेवलिंग के टाइम में उत्सर्जित करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस केस में मान लो ये डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो गई? मान लो एक एग्जांपल मान लो, डेल्टा ई की वैल्यू मान लो इस केस में कितनी है? 13.6, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फिगर में, है ना? 13.6 है। तो इसका मतलब ये है कि जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन को दी जाएगी तो वो केवल E1 से निकलकर E2 तक ही जाएगा, एक एग्जांपल मान लो, ठीक है, और वहां से वो वापस आ जाएगा। तो इस केस में जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 13.6। लेकिन अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने आपके द्वारा दी गई एनर्जी को इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि वो क्या करे, वो E3 तक चला जाए, मान लो एक एग्जांपल, E3 तक चला जाए, ठीक है, E3 तक। तो यहाँ पर जाएगा वो, ठीक है, वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा और क्या करेगा? वापस वो अपनी कक्षा में आ जाएगा, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब इस केस में डेल्टा ई का मान तो बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई अब ज़्यादा दूरी चलने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। सिंपल, जैसे आपको मान लो सिंपल से एग्जांपल, 60 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए मान लो आपको 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। एक सिंपल एग्जांपल, 1 लीटर पेट्रोल की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं आपको अगर 120 किलोमीटर जाना है तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, बराबर ना? सिंपल है ना, 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन को E3 तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो
उस केस में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो एनर्जी या इस पाथ में, ये जो पाथ आप देख रहे हैं, इस पाथ में उत्सर्जित होगी। और आपको पता है कि जो फॉरबिडन गैप में जो उत्सर्जित होने वाली एनर्जी है उसका मान क्या होता है, डेल्टा ई। फिर से डेल्टा ई हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर 13.6 नहीं होगी, डेल्टा ई की वैल्यू होगी, अब मान लो सिंपल एग्जांपल मान लो आपका, एक मिनट फिगर में मैं देख लेता हूँ। यानी सर डेल्टा ई की वैल्यू मतलब वैरी करेगी। यस यस, डेल्टा ई की वैल्यू हर बार हर अगर एनर्जी, सर हाँ जैसे E1 से E2 जा रही है, एक ऑर्बिट हुआ तो डेल्टा ई मान लीजिए 6 है, ठीक हाँ है। हाँ और उसी तरह डेल्टा E2 से E3 गया तो वो डेल्टा ई 6 रहेगा कि चेंज होगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो। E2 से E3 में सेम मतलब एक ही ऑर्बिट जंप कर रहा है। हाँ देखो, ये कंडीशन दूसरी है, ठीक है। अगर आप E1 के इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हो, सिंपल से बताना, मैंने आपको क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन अपनी प्राइमरी ऑर्बिट से ही मोशन करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ओके, यस सर। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन आपके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन आपको, आपके हिसाब से ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले E1 से E2 जाएगा, फिर E2 से E3 जाएगा, बराबर ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहना मतलब ये भी है, बट मेरे कहने का मतलब जैसे एक E1 में इलेक्ट्रॉन है, हाँ ठीक है, एक E2 में है, एक E3 में। हाँ पहले E1 से E2 में गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर वो 10⁻⁸ सेकंड में फिर बाहर आके फिर चला। हाँ फिर E2 में जो इलेक्ट्रॉन पहले से है हाँ हाँ हाँ, वो E3 में गया तो वो डेल ई की वैल्यू, ये डेल ई की वैल्यू सेम रहेगी कि चेंज रहेगी? डेल ई की वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये नाभिक भी है, और नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इस केस में क्या होता है, आप अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यस ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो नाभिक से दूर है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग चलते हैं दोबारा पीपीटी में। अब देखिए पीपीटी में यस, वो पता है। हाँ हाँ, ये, उसको एनर्जी हाँ कितनी हो गई एनर्जी देखो यहाँ पे, 1.51 या 3.4 मान लो, 3.4 देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज इसमें एक पॉइंट और बनता है आपके इस क्वेश्चन से, कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल पर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि उसके बीच में कोई दूसरा एनर्जी लेवल आ गया तो वहां पर रुकेगा, चाय नाश्ता करेगा, फिर आगे जाएगा, ऐसा नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके द्वारा दी गई एनर्जी के हिसाब से वो उस एनर्जी लेवल पर पहुंच कर ही रुकेगा, और 10⁻⁸ तक, और रुक कर दोबारा रिटर्न आएगा। बीच में कितने भी एनर्जी लेवल पड़े हैं वहां पर वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो ये चीज अभी? आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है क्या? कहाँ भाई, आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है? हम्म? मैं चला गया हूँ।